मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2 बज चुके थे। अचानक हमें ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। ठंडी हवा का ये झोंका सामने की तरफ से आया था। मैंने पोशाली से कहा कि आगे जरूर कोई मेन होल खुला हुआ है, ये हवा उसी में से आ रही है। थोड़ी दूर गए होंगे कि हमें पानी गिरने की आवाज सुनाई थी। फिर अंधेरे में हमें सामने ढलान में एक शगाफ में से रात की फीकी धुंधली रोशनी का अक्स नजर आया। पोशाली ने तशवीश के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि आगे कोई बड़ा गटर है, मगर ऐसा नहीं था। जब हम शगाफ के करीब पहुंचे तो देखा कि पानी लोहे के एक जंगले में से गुजरकर बाहर खुली फजा में एक नाले में गिर रहा था। हम वहां रुककर शगाफ का जायजा लेने लगे। सितारों की बहुत फीकी सी रोशनी ताज़ा ठंडी हवा के साथ अंदर आ रही थी। बाहर कोई आवाज वगैरह सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने पोशाली से कहा, मेरा ख्याल है कि ये वही गंदा नाला है जो अस्पताल के अकब में कुछ फासले पर से गुजरता है, लेकिन शगाफ पर लोहे का जमला लगा है। हम इसमें से कैसे गुजरेंगे? इसको तोड़ना होगा, लेकिन हमारे पास जंगले को तोड़ने के लिए आहनी सलाख नहीं है। वो तो हम गटर में ही फेंक आए थे। पोशाली ने पिस्तौल के फायरों से जंगले की एक जानिब की सलाखों को तोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन मैंने ये कहकर इस मशवरे पर अमल करना मुनासिब न समझा कि हम अभी तक अस्पताल की हुदूद में थे और आवाज सुने जाने का खतरा मौजूद था। मैंने जंगले की सलाखों को झटका दिया। जंगला मजबूत था। पोशाली ने इधर उधर टटोल कर एक जगह से ईंट उखेड़ कर मुझे दी। इससे जंगला तोड़ने की कोशिश करो। ईंट की ज़रब की आवाज पिस्तौल की आवाज से कम नहीं होगी। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है आसपास भारतीय फौजी हमारी तलाश में हों। मेरा जहन तेजी से सोच रहा था। मैंने एक बार फिर झुककर हाथों से जंगले की सलाखों का जायजा लिया, लेकिन एक जगह से मुझे एक सलाख कुछ ढीली महसूस हुई। मैंने उस पर जोर आजमाई शुरू कर दी। मेरा हाथ दर्द करने लगा, लेकिन मैं सलाख को दीवार से उखाड़ने में कामयाब हो गया। अब पोशाली मेरी मदद करने लगी। 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद हमने 5 सलाखें उखाड़ डाली। अब इतनी जगह बन गई थी कि हम उसमें से सिमट सिमटा कर गुजर सकते थे। पहले मैं उसमें से निकला और फिर पोशाली को बाहर आने का इशारा किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो भी बाहर निकल आई। हमने इर्द गिर्द अंधेरे में गौर से देखा, जहाँ इतना अंधेरा नहीं था। सितारों की हल्की हल्की चमक में नाले के दूसरे किनारे पर उगी हुई झाड़ियां हमें बड़े बड़े स्याह धब्बों की तरह दिखाई दे रही थी। हम तेजी से एक तरफ ढलान में उतर गए, जहां गंदे नाले का पानी बह रहा था। हम मगरिब की तरफ चलने लगे। एक जगह गंदे नाले के ऊपर से लोहे के 2 बड़े बड़े पाइप एक साथ जुड़े हुए गुजरते थे। शायद ये वाटर सप्लाई के पाइप थे। हमने इन पाइपों पर लेट कर रेंगते हुए गंदे नाले को उबूर किया। अब हम कश्मीरी दरवाजे को जाने वाली सड़क पर मौजूद थे। मेरा प्रोग्राम उसी सड़क पर जाने का था। वहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था, इसलिए हम हत्तुल मकदूर कपड़ों को ठीक ठाक करके उठे और नाले के ऊंचे किनारे से उतरकर कच्ची सड़क पर आ गए। यहाँ जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे थे। कुछ फासले पर दिल्ली शहर की फैली हुई आबादियों की इक्का दुक्का रोशनियां झिलमिला रही थी। रात ने ढलना शुरू कर दिया था। उस वक्त हमें शिद्दत से किसी ऐसे रिक्शे या टैक्सी की जरूरत थी जो हमें तिमारपुर पहुंचा दे। माइक्रोफिल्म मैंने पोशाली को दे दी, क्योंकि मुमकिन था कि हमें फौरी तौर पर अलग होना पड़ता। अभी हम थोड़ी दूर ही गए थे कि सामने से एक गाड़ी की रोशनियां हमें दिखाई दी। हम जल्दी से सड़क के एक जानिब खेत में उतर गए। यहाँ फसल ऊंची थी। हम उसकी ओट में छुप कर बैठ गए। यहाँ से हमें गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। वो कोई फौजी जीप थी। जीप थोड़ी दूर जाकर यकदम रुक गई। फिर हमें किसी की करख्त आवाज सुनाई दी। वो इधर ही थे, पकड़ो। ये सुनना था कि मैंने पोशाली के बाजू को जरा सा टहूका दिया और सामने वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। पोशाली भी मेरे पीछे थी। यह इलाका खेतों का नहीं था, लेकिन मजाफाती बस्तियों के दरमियान कहीं कहीं जमीन के टुकड़ों पर हल चलाकर फसल बोती गई थी। हमें अपने पीछे सड़क पर मर्दों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो एक दूसरे को पुकार रहे थे। हम अंधाधुंध भागे जा रहे थे। यह इत्मीनान था कि अंधेरे की वजह से हमें दूर से देखा नहीं जा सकता था। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे खेत में से निकलते हुए हम मजाफाती बस्ती के शुरू के मकानों की एक गली में घुस गए। गली सुनसान थी। हम दौड़ते हुए एक मकान की आड़ में खड़े होकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगे, जो भागने की वजह से बेतरतीब हो गई थी। मेरा ख्याल है कि अब वो हमारे पीछे नहीं है। पोशाली की सांस बुरी तरह फूली हुई थी। अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वो बोली, अगर वो फौजी थे तो हम अभी भी महफूज नहीं हैं। वो इधर भी आ सकते हैं। मैंने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश रहा। उसी लम्हे एक कार गली में दाखिल हुई। हम दोनों कुछ और दुबक गए। कार तेजी से आई और फिर एक इमारत के सामने उसके ब्रेक चरचराए। फौरन ही उसकी ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी तेजी से निकलकर इमारत के गेट में दाखिल हो गया। वो खुदा जाने किस जल्दी में भागा था, यहाँ तक कि उसने इंजन भी बंद नहीं किया था। मैंने पोशाली को मुखातिब किया, खुदा ने हमारे लिए मौका फराहम कर दिया है, जल्दी से उठो। उसने उठने में देर नहीं की थी। हमने लपक कर गली पार की, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं ड्राइविंग सीट पर और पोशाली मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। 1 सेकंड के अंदर मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर सड़क पर ले आया
और फिर उसे कश्मीरी दरवाजे की दूसरी तरफ कुत्सियां गार्डन के अकब में निकाल लाया। अब मेरा रुख तिमारपुर की तरफ था। अलीपुर के करीब पुलिस चेकिंग का खतरा था, लेकिन मुकद्दर हम पर बड़ा मेहरबान था। हम किसी रुकावट के बगैर उस गिराज तक जा पहुंचे जो खलील की मिल्कियत था। गिराज अंधेरे में डूबा हुआ था, खलील वहां भी नहीं था। बात तो जाहिर है तशवीश वाली थी, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि उसकी तलाश में वक्त जाया करते। पोशाली को मैंने वहां छोड़ा और कुछ जरूरी बातें उसे समझाकर वहां से निकल आया। माइक्रोफिल्म भी मैंने उसके पास ही रहने दी। वापसी का सफर भी कुछ खास मुश्किल नहीं था। मैं कश्मीरी दरवाजे पहुंचा। रात के उस पहर भी वहां दिन का समा था। छीनी हुई गाड़ी मैंने एक तरफ अंधेरे में खड़ी कर दी और उतर आया, लेकिन इससे पहले मैं अपनी और पोशाली की उंगलियों के निशानात मिटाना न भूला था। जरा फासले पर मुताबिद खाली रक्शे और टैक्सियां मौजूद थी। मैंने एक टैक्सी ली और उसे अपने बंगले से करीबी सड़क का पता बताकर अकबी सीट में धंस गया। सुबह मैं दफ्तर से छुट्टी करना नहीं चाहता था, हालांकि मैं इसी कदर थक गया था कि बड़ी आसानी से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले सकता था। मगर उस रोज बॉस के करीब ही रहने में बेहतरी थी, क्योंकि उसे अब तक यकीनन खबर मिल चुकी होगी कि मिलिट्री अस्पताल से खुफिया दस्तावेजात चोरी हो गई हैं और गैर मुल्की एजेंट मुकाबले के बाद फरार हो गए हैं। अखबार आया तो मैंने उसे उठाकर गौर से देखा। मेरी आंखें मिलिट्री अस्पताल वाली खबर को तलाश कर रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स के आखिरी सफ़े पर सिर्फ इतनी सी खबर दी गई थी कि रात मिलिट्री अस्पताल के मुर्दा खाने में किसी कीमियाई मादे के फटने से आग लग गई, मगर उसे फौरन ही बुझा लिया गया। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मैंने अखबार एक तरफ फेंका और गुस्ल खाने में गया। दफ्तर में बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा। सब कुछ मामूल पर था। चीफ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहां वशराम और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजी मिस्टर रामास्वामी भी बैठे हुए थे। मुझे मालूम था कि ये लोग यहाँ किस लिए जमा हैं। मैंने नमस्कार किया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि चीफ किसी टॉप सीक्रेट मसले पर मुझसे कभी बात नहीं करेगा, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने मिलिट्री अस्पताल से खुफिया दस्तावेजात चोरी हो जाने की बात शुरू कर दी। शायद सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजी मिस्टर रामास्वामी के सामने ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि बहरहाल मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के खुसूसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फर्स्ट सेक्रेटरी था। उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुर्दा खाने में जो आग लगी थी उससे सिर्फ ऊपर वाला कमरा ही जला था। तहखाने तक आग जरूर पहुंची थी, मगर खुफिया सेफ को बचा लिया गया था। दूसरी खुफिया दस्तावेजात भी महफूज रही थी। मुझे मालूम हुआ कि आग के इब्तदाई शोलों ने इस सेफ के हैंडल और दरवाजों पर से इंसानी उंगलियों के निशानात मिटा दिए थे। ये बात शायद तिवाड़ी मुझे न बताता, मगर एजी रामास्वामी ने मुझे एक जिम्मेदार अफसर समझते हुए मेरी मौजूदगी में ही बयान कर दी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि जल्दी में हम वहां से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाना भूल गए थे। जो खुफिया फिल्म एजेंट चुरा ले जाने में कामयाब हो गए थे उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, तिवाड़ी ने बताया। भारत हुकूमत के पास उसकी एक और कॉपी मौजूद है, मगर इससे हमारी बड़ी बदनामी हुई है। इसका मतलब है कि गैर मुल्की एजेंट जब और जहां चाहें घुसकर हमारी खुफिया दस्तावेजात पर हाथ साफ कर सकते हैं। मिस्टर रामास्वामी ने कहा, अगरचे इसका बराह रास्त आपके महकमे से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, मगर इसकी जद आप पर भी पड़ती है। रक्षा मंत्री ने मुझे रात ही फोन पर चेतावनी दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर गैर मुल्की एजेंट पकड़े न गए तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। उसने तिवाड़ी, वशराम और मेरी तरफ बारी बारी देखा और गहरी सांस लेकर कहा, ये मत समझें कि आप महफूज हैं, चार्जशीट आपको भी मिल सकती है। किस्सा मुख्तसर 1 घंटे तक ये खुफिया इजलास जारी रहा, जिसमें फैसला किया गया कि शहर में गैर मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जासूसों की तलाश का काम हंगामी सतह पर शुरू कर दिया जाए। तमाम मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया जाए और जो पाकिस्तानी जहां जासूसी के इल्ज़ाम में कैद हैं उन पर शदीद तशद्दुद किया जाए, ताकि वो दिल्ली में मौजूद अपने साथी एजेंटों के नाम और पते बता दे। एजी मिस्टर रामास्वामी चले गए तो मिस्टर तिवाड़ी ने हमें एक लंबा चौड़ा लेक्चर देते हुए हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मशकूक अफराद की निगरानी के लिए खास आदमी तैनात किए जाएं। हमारी खुफिया फहरिस्त पर दिल्ली के मशकूक अफराद वो लोग थे जो भारत में मुसलमानों के जायज़ और मजहबी हुकूक की बात करते थे। इनमें इंडियन मुस्लिम लीग के ओहदेदारों के नाम खास तौर पर नुमाया थे। उनके पीछे तो CID के आदमी हर वक्त लगे रहते थे। मैंने ज्यादा मोहतात होने का फैसला कर लिया, क्योंकि ये एक खुली हकीकत थी कि मैं अब मिस्टर तिवाड़ी की कड़ी निगरानी की जद में था। अगर मुझे डर था तो सिर्फ ये कि कहीं इन लोगों पर मेरे मुसलमान होने का राज फाश न हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि अभी तक ये राज मुझ तक ही महदूद था। दोपहर को ऑफिस में लंच के बाद मैं अपने कमरे में काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। मैं हैरान रह गया। कैप्टन मेहता, वो आते ही खुश दिली से बोले, आज लंच के बाद तुम्हारा सिगार पीने को जी चाह रहा था। मैंने जल्दी से सिगार निकाल कर पेश किया। सिगार सुलगाते हुए मिस्टर तिवाड़ी ने भवें ऊपर चढ़ाकर मेरी तरफ देखा, फिर सिगार का कश लगाया और बोले, ये तुमने अच्छा किया जो सिगरेट छोड़कर सिगार शुरू कर दिए।
मेडिकल बोर्ड का भी ख्याल है कि सिगार कम नुकसानदेह है। मैंने उसे कुर्सी पेश की मगर वो बोला बस मैं तो सिगार पीने आया था, और हाँ तुम्हारी गाड़ी अभी तक गैराज में ही पड़ी है, क्या खराबी है उसमें कैप्टन? मैंने कहा उसका क्लच खराब है सर। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। कैप्टन तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या तुम रात सोए नहीं? मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखें साफ करते हुए कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आंखों में कल से कुछ सोजिश हो रही है। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसे मुझ पर शक था। इससे पहले मिस्टर टंडन का जो अंजाम हुआ वही अंजाम इसका भी हो सकता था। मैंने दिल में एक खतरनाक मगर इंतहाई अहम फैसला किया और कुर्सी पर बैठकर काम में मसरूफ हो गया। गाड़ी आज भी मैंने दफ्तर में ही छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचे छुट्टी होने के बाद मैं बाहर निकलकर नपे-तुले अफसराना अंदाज से सड़क पर चल दिया। इरादा यही था कि आज दफ्तर की गाड़ी की बजाय टैक्सी से घर जाऊं। थोड़ी दूर ही गया था कि एक रिक्शा अचानक मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने पलट कर देखा, ड्राइविंग सीट पर खलील था। उसने खालिस ड्राइवरों के अंदाज में कहा साहब रिक्शा खाली है, और मैं कोई हुज्जत के बगैर उसमें बैठ गया। अगले चौक तक वो खामोशी रहा, लेकिन जो ही मोड़ मुड़ा उसने बोलना शुरू कर दिया। आपकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। शाहजी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये अमानत आप तक पहुंचा दूं। मैंने उसे पूछा कि रात को वो वैगन लेकर कहां चला गया था। वो बोला फौजी अस्पताल के अंदर गोलियां चलने लगी थी तो वहां पुलिस और फौजी गाड़ियां आ गई थी, चुनाचे मैंने वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी। खलील ने जवाब दिया शाहजी ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग कामयाबी के साथ वहां से निकल आए। शाहजी ने मुझे रक्षा देकर आपके पास भेजा है। उन्होंने खास तौर पर हिदायत की है कि मैं आपको रक्षे में उठाते वक्त कोई बात न करूं। खलील ने रक्षे में बैठे बैठे कोट की अंदरूनी जेब से रुमाल में लिपटी हुई माइक्रोफिल्म निकाल कर पीछे खिसका दी, जिसे मैंने उसी वक्त काबू में कर लिया। मैंने पोशाली के बारे में पूछा तो खलील ने कहा हमारी बहन बिल्कुल ठीक है, शाहजी ने आपके नाम एक और पैगाम भेजा है। और फिर खलील ने जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर मेरी तरफ पीछे बढ़ा दिया। मैंने उसे भी एहतियात से रख लिया। खलील एक आम रिक्शा ड्राइवर की तरह मुझे मेरे बंगले के पास उतार कर और रिक्शे का किराया लेकर चल दिया। अपने बेडरूम में आकर मैंने सबसे पहले जेब से रुमाल में से माइक्रोफिल्म की डिब्बियां निकाली। सबसे अहम मसला उसे किसी महफूज जगह पर छुपाने का था। फौरी तौर पर उसे बाथरूम में एक जगह छुपा कर रख दिया और दूसरी जेब में से भारतीय कैप्टन का खत निकाल कर खोला। खत अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था और नीचे किसी का नाम दर्ज नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था आज रात 1 बजे गैराज में पहुंचो, ये बहुत जरूरी है, बहन की तबीयत खराब है, उसका वहां रहना ठीक नहीं। मैं समझ गया कि शाहजी पोशाली को वहां से किसी दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं। अब मसला रात के 1 बजे दोबारा मेरे घर से निकलने का था। मैंने खत के पुर्जे पुर्जे करके गटर में बहा दिया। शाम के 5 बज रहे थे। कमला ने चाय मेज पर रख दी। मैंने चाय का पहला घूंट लिया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो 4 पुलिस वाले, एक थानेदार और उनके साथ सीक्रेट सर्विस का शांति कुमार एकदम अंदर आ गया। उसने आते ही प्रणाम किया और किसी कदर घबराई हुई आवाज में कहा सर, हमें किसी ने फोन पर इत्तला दी है कि इस इलाके में किसी तखरीबकार ने कोई इंतहाई खतरनाक बम प्लांट किया हुआ है। आप प्लीज बाहर आ जाएं, हम कोठी की तलाशी लेंगे। हमारे पास तलाशी का इजाजतनामा भी है। वैसे भी सर ये इलाके की सिक्योरिटी का मामला है। एक सिपाही के पास बम डिटेक्टर भी था। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता वो ड्राइंग रूम में घुस आए। एक आदमी डिटेक्टर लेकर मेरे बेडरूम में चला गया। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। बाथरूम में माइक्रोफिल्म की एल्यूमिनियम की डिब्बिया टैंकी के नीचे वैसे ही पड़ी थी। इलाके में किसी ने खतरनाक बम प्लांट नहीं किया था और ना किसी ने पुलिस को फोन पर बम की इत्तला दी थी। यह सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था और इसका मकसद महज मेरे बंगले की तलाशी लेना था। यही वजह थी कि थानेदार और शांति कुमार ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया था और इलाके की सेफ्टी की बात करके घर की तलाशी का काम शुरू कर दिया था। तलाशी लेने से उन्हें शायद मेरे हाथ से कुछ न मिलता, लेकिन डिटेक्टर बाथरूम में छुपाई गई एल्यूमिनियम की डिब्बिया को 1 सेकंड में पकड़ सकता था और उस डिब्बिया में चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म थी, जिसके पकड़े जाने का मतलब मेरी मौत और मेरे मिशन की तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। एक पल के लिए मेरी समझ में कुछ न आया कि मैं माइक्रोफिल्म को कैसे बचाऊं। फिर फौरन ही मैं बेडरूम की तरफ दौड़ा। ये देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि एक आदमी डिटेक्टर लिए बाथरूम में घुसा उसकी दीवारों को चेक कर रहा था। मैं लपक कर ये कहता हुआ बाथरूम में घुस गया कि अगर किसी ने बम रखा भी होगा तो वो मेरे बाथरूम में आकर दीवार के अंदर कैसे लगा सकता है। शांति कुमार भी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। कहने लगा सर, आप इन तकरीबकारों के हथकंडों से शायद वाकिफ नहीं है। ये लोग ज्यादातर खालिस्तान की तहरीक से ताल्लुक रखते हैं और अपने मुतालबे के हक में दिल्ली में तोड़ फोड़ करने वाले हैं। इनके आदमी खाकरोबों और घर के मुलाजमों की मदद से बम रखवा सकते हैं। हमें ऐसी इत्तलात मिली है सर। वो ये बातें कर रहा था और मैं कमोड की सीट के पास आ गया। पानी की टंकी के पीछे मुझे
मुझे कागज में लिपटी माइक्रोफिल्म की छोटी गोल डिब्बियां साफ नजर आ रही थी। अगर मैं उसे उठाकर जेब में रखता तो देखा जा सकता था। मुमकिन था चेकिंग के बहाने शांति कुमार मुझसे डिब्बियां निकलवा लेता। इलाके के तहफ्फुज के पेश नजर वो ऐसा कर सकता था। मेरे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। दीवार और टैंकी के दरमियान थोड़ी सी जगह थी। माइक्रोफिल्म मैंने वहीं रखी थी। उसके बिल्कुल नीचे प्लास्टिक की एक टोकरी पड़ी थी जिसमें टूथपेस्ट के खाली डिब्बे, साबुन के कवर और दूसरे रद्दी कागज वगैरह डाले जाते थे।